आज जरा कौमी सियासत के बारे में बात करते हैं। इक़्तिदार के ऐवानों में क्या हो रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने खास तौर पे अपनी खिलाड़ी तब्दील की हैं, फील्डिंग तब्दील की है, नए प्लेयर्स को नई जिम्मेदारी दी है, नई फील्डिंग चेंज की है और ख़ास तौर पे। और उसके बाद दूसरी तरफ अपोजिशन है जनाब, और अपोजिशन का भी एक बैठक हुई है और बिलावल भुट्टो और जनाब मोहतरमा मरीम सफ़दर साहबा के दरमियान मुलाकात हुई। उसके बाद मीडिया टॉक भी हुई। तो ये सारी चीज़ें दोनों तरफ के मामला को देखते हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये जो खिलाड़ी तब्दील किए हैं, फील्डिंग तब्दील की है, किसको क्या मैसेज दिया, इसका मतलब क्या है और ये क्या कोई ख़ास नई हिकमत अमली है, ख़ास स्ट्रेटेजी है। और वज़ीर दाखिला जनाब एजाज शाह साहब को क्यों तब्दील किया गया और शेख रशीद साहब को क्यों लगाया गया। ज़रा सिचुएशन थोड़ी सी समझें। और उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में मैच होना है बड़ा टफ और बाउंसर्स भी आएंगे और जनाब छक्के चौके भी लगेंगे और गुगली भी आएगी, इन स्विंग भी होगी, आउट स्विंग भी होगी। और ऐसे में ख़ास तौर पर और तगड़े प्लेयर्स की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब इंतहाई सीनियर आदमी हैं और बहुत ज़्यादा तजर्बाकार और बहुत ज़्यादा वसी तजर्बा रखते हैं। मुख्तलिफ जब वो आर्मी में थे तो इंटेलिजेंस इदारों में फ़राइज़ सरंजाम दे चुके हैं, फिर IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रह चुके हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक। उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए और पॉलिटिक्स में आके वो MNA बने और वफाकी वज़ीर बन गए। और ये आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब हैं, जो उनके ये सीनियर्स में इनका शुमार होता है और उनकी बहुत रिस्पेक्ट है आर्मी में, क्योंकि ये जितने भी इस वक्त कोर कमांडर्स और जनरल नज़र आ रहे हैं वो सब के सब इनसे बहुत जूनियर है। तो इसलिए इनको लगाया गया था और सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन हुआ ये कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो हैं उम्र की वजह से और थोड़ा सा अपनी टेक्निक्स की वजह से जो ख़ास तौर पे इस वक्त प्लानिंग की ज़रूरत थी, नई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत थी और थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलने की ज़रूरत थी और थोड़ा सा बाउंसर्स भी मारने हैं ख़ास तौर पे। तो उसके लिए ज़रूरत थी जनाब खिलाड़ी तब्दील किया जाए, ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला को, वफाकी वज़ीर दाखिला को तब्दील किया जाए। मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्राम बना रही है जनाब PDM के धरना लॉन्ग मार्च, और उसके लिए ज़रा थोड़ा सा जानदार आदमी चाहिए था। तो उसके लिए 3 नाम इब्तदाई तौर पर ज़ेर गौर थे और उसमें परवेज़ खटक साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी हैं और इस वक्त वज़ीर दिफा हैं, उनका नाम भी कंसिडर किया गया। दूसरा नाम था फवाद चौधरी साहब का, उनका नाम भी ज़ेर बहस आया, मुशावरत हुई, परवेज़ खटक साहब के बारे में मुशावरत हुई। और तीसरा और आखिरी नाम था शेख रशीद साहब का। तो परवेज़ खटक साहब के बारे में ये कहा गया कि आप उनको फ़िलहाल ये जिम्मेदारी न दें, क्योंकि परवेज़ खटक साहब को रखा हुआ है पॉलिटिकल मामला के लिए, पॉलिटिकल सोल्यूशंस के लिए। और अगर उनको वज़ीर दाखिला बनाया जाता है तो वज़ीर दाखिला के तौर पे सख्त इक़दाम अगर करने पड़ जाते हैं गवर्नमेंट को, तो फिर अपोजिशन से मुज़ाकरात कौन करेगा। तो अपोजिशन से मुज़ाकरात तो वही कर सकता है जिससे अपोजिशन के साथ बरह रास्त इसका टकराव ना हो। तो इसलिए परवेज़ खटक साहब का जो नाम है इसलिए इसमें नहीं आया और उनको फाइनल नहीं किया गया। दूसरा ये कि उनकी KPK में जो तंजीम साजी पार्टी उमूर और इस तरह के और वहाँ पे बहुत सारे मामला, ये 2 चीज़ें वजह बनी। उसके बाद है फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब बड़े फिट उम्मीदवार थे और उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हुई, इस मामले में इस्लाह मशवरा भी हुआ और बड़े वो भी बहुत दबंग हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, चौके छक्के लगाते हैं और अपोजिशन को ज़रा आड़े हाथों लेते हैं। और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिकल फैमिली से भी और जुडिशल सर्विस जुडिशरी से भी और वकला बिरादरी से भी, तो वो काफ़ी मल्टीपल। और लेकिन हुआ ये कि उनके बारे में जो रीडिंग्स थी वो ये थी कि वो ज़रा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वोकल है, बहुत ज़्यादा खुल के बोल जाते हैं और खुल के बोलने की वजह से उसमें उनको अगर वज़ीर दाखिला बनाया जाता है तो फिर उनके ख़ास तौर पे वो हर मामले में, खा वो सियासी मामला हो, खा वो मजहबी मामला हो, मजहबी इशू हो और खा वो उलमा इकराम के साथ मामला हो, तो किसी भी मामले में वो फ्रंट फुट पे आते हैं। फिर तो थोड़ा सा उनका एक माहौल भी थोड़ा सा उनकी सोच जो है वो लिबरल सोच है। तो उससे पहले भी, क्योंकि आपको पता है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साथ, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साथ और वो क्या नाम है जो चांद देखने वाली हलवा हिलाल कमेटी, मुफ्ती मुनीर और इस तरीके से उनके नज़रियात जो हैं, आइडियोलॉजी, वो मंदिर आम पे आती रहती है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा था, तो इसलिए उनका नाम भी रह गया कि जनाब नहीं, वो कुछ ज़्यादा डोज हो जाएगी और अगेन मामला ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो अपोजिशन की प्लानिंग है और ख़ासतौर पर मौलाना की, वो ये है कि इस एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट को मजहबी रंग ज़रूर दिया जाए, मजहबी टच इसमें ज़रूर होना चाहिए और मजहबी एतबार से भी इसको ज़रा गरमाया जाना चाहिए। तो अगर वो आ जाता और सामने वज़ीर दाखिला फवाद चौधरी साहब होते तो मामला, वो कहते हैं कि जल्दी पर तेल का काम। ये 2 तीसरे प्लेयर थे शेख रशीद साहब। तो शेख रशीद साहब तो ऑलराउंडर हैं और उसमें तो किसी किस्म का कोई शक है ही नहीं, और ऐसे ऑलराउंडर हैं कि वो जिस मर्जी पोजीशन पर उनको खिला दें तो वो। और इस वक्त सिचुएशन ये थी कि अपोजिशन को सबसे ज़्यादा टफ टाइम दे रहे थे वो शेख रशीद साहब ही दे रहे थे, टफ टाइम दे रहे थे, हर पीपल्स पार्टी को भी पूरा कर रहे थे, मुस्लिम लीग नवाज को भी, मौलाना को भी, सबको। और फिर वो उनकी ये भी खूबी थी कि वो इन पार्टियों के अंदरूनी मामला को भी समझते हैं और इनकी बुनियाद को भी समझते हैं। और फिर वो वज़ीर इत्तलात के तौर पे बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, मीडिया के साथ भी उनके अच्छे मरासम हैं
गवर्नमेंट के अपने हों या ना हो, लेकिन शेख रशीद साहब के बहुत ज़्यादा मामला ठीक है। और फिर ये कि वो हैं भी फ्रंट फुट के खेलने वाले, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उनका एक अच्छा जो है, नंबर 1 वो कश्मीरी, नंबर 2 मजहबी एतबार से देखा जाए तो तमाम मजहबी जमातों के साथ, मजहबी लोगों के साथ उनके बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं। और मजहबी मजहबी जमातों को और हमारी मजहबी तंजीमों को किसी किस्म का कभी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं रहा। फिर वो मुस्लिम लीग नवाज में भी रह चुके हैं और तवील अरसा रहा, और फिर वो शरीफ फैमिली को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं और भुट्टो फैमिली को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो लिहाजा इसलिए कुर्रा जो निकला वो निकला जनाब शेख रशीद साहब के नाम का, और उनको मैदान में उतारा गया है। और अब मैच होगा जनाब बराह रास्त डायरेक्ट। उसकी वजह यह कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को और शरीफ फैमिली को आप बयान सुनते रहते हैं, हसन इकबाल साहब, शायद खान अब्बासी साहब, राना साहब साहब सबके, तो वो सब शेख रशीद साहब को टारगेट करते थे बाकायदा तौर पर, और काफ़ी उनकी बात जो है वो काफ़ी ज़रा चुभने वाली होती थी। तो इसलिए इमरान खान साहब का एक है जनाब मिजाज के किसी भी सूरत में हमने अपना नैरेटिव चेंज नहीं करना, और शेख रशीद साहब भी उनमें शामिल। फिर शेख रशीद साहब का एक और फिर ये वज़ारत दाखिला आपको पता है जी बहुत सेंसिटिव पोजीशन है, और वज़ीर दाखिला का जहाँ काम जो है वो भी सेंसिटिव होता है। और इसमें आजकल के जो हालात हैं, फैटफ का मामला हो इंडिया के साथ, और इंटरनल जो सिचुएशन है और दहशतगर्दी और ये सब मामला, ये भी इसमें भी ज़रा थोड़ा सा हौसला वाला बंदा चाहिए था। तो लिहाजा ये सबको एक मैसेज दिया गया है, और इंडिया को भी ज़रा काफ़ी तकलीफ देते हैं, और अमेरिका वाले भी नाराज़ रहते हैं शेख रशीद साहब से, उनको यहाँ से भी उतार दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, और इमरान खान साहब चूँकि चाहते हैं कि अपोजिशन को सुख का सांस नहीं आना चाहिए, तो शेख रशीद साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं बतौर वज़ीर रेलवे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जनाब शेख रशीद साहब को बना दिया गया वफाकी वज़ीर दाखिला। ये पहली दफ़ा वो बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब नहीं हुए। वो उनकी अपनी जमात है, अवामी मुस्लिम लीग, एक ही सीट है, और एक ही सीट के बलबूते पर जनाब शेख साहब ने ये वजारत मान ली। फिर अपना सवाती साहब, क्योंकि एजाज शाह साहब है उनके रिस्पेक्ट है, उनको फिर अकोमोडेट किया गया नारकोटिक्स में भेज के, क्योंकि एजाज शाह साहब अपनी उम्र की वजह से उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, ये फैक्ट है, उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, और थोड़ा सा स्लोली, और आने वाले दिनों में तो एक फुल टाइम एक मुस्तनद किस्म का चाहिए। फिर शेख साहब के अपने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ भी बहुत अच्छे मुरासिल हैं, और लिहाजा ये सारी चीज़ें देखते हुए अब अपोजिशन क्या कर रही है जनाब, अपोजिशन प्लान बाकायदा तौर पर बना रही है कि हमने 13 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक उन्होंने कहा है कि आप इस्तीफा सबमिट करवा दें अपनी पार्टी लीडरशिप को, वो लेके पार्टी लीडरशिप अपने पास रखेगी और उसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। और यूटिलाइज करने से पहले लॉन्ग मार्च का प्लान किया जाना है जी। लॉन्ग मार्च आएगा इस्लामाबाद की तरफ, और उसके बाद इम्तहान शुरू होगा पंजाब हुकूमत होम डिपार्टमेंट का और KPK गवर्नमेंट का, ख़ास तौर पे दो सूबे, और सिंध क्योंकि दूर है, बलूचिस्तान दूर है, ज़्यादा जो मैन पावर चाहिए होगी वो इन दो सूबों से इकट्ठी करनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नवाज ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा वसी पैमाने पे इंतजाम करने हैं, उसमें प्यार मोहब्बत भी होगी और सख्ती भी होगी। तो लिहाजा ये स्ट्रेटजी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और उनके सारे जितने भी हैं इत्तेहादी उन्होंने बनाई है, और ये चेंजेस का पस मंज़र ये था। तो आज़म सवाती साहब को रेलवे दे दिया गया, क्योंकि नारकोटिक्स में एजाज शाह साहब का अगेन नारकोटिक्स में भी ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और वो सेमी कह रहे हैं जी इदारा है, सेमी सिविलियन सेमी आर्मी, तो इसलिए उधर उनकी जिम्मेदारी लगा दी गई। अब आते हैं मोहतरमा मरियम सत्तर साहबा और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि मीडिया में जो गुफ्तगू हुई वो बहुत बड़ी जानदार गुफ्तगू थी, बिलावल भुट्टो की भी और मरियम सत्तर साहबा की भी, और इसमें फ़िलहाल जो तय पाया है जनाब 13 दिसंबर तक कोई इख्तिलाफी बात सामने नहीं आनी चाहिए। 13 दिसंबर का जलसा हम करते हैं, टिका के करते हैं, और ज़रा मैन पावर शो करते हैं, शो ऑफ पावर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाए जाएंगे। एक तो ये था। दूसरा, बिलावल भुट्टो और मरियम के दरमियान और बाकी जो लीडरशिप है उसमें अगेन ये हुआ कि जनाब चलिए ठीक है कि आप पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही फैसला करना है हतमी तौर पे, और मरियम सत्तर साहबा मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ये मैसेज दिया गया था कि मीटिंग करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी वाइज चलते हैं, और जो वीज़े कह रहा हूँ जो इस्तीफ़े हैं वो ले के रखने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि जनाब ये हम सबमिट करवा देंगे, तो हर जमात अपनी अपनी लीडरशिप का जो इस्तीफ़ा है वो लेके रख ले। और अगर अदरवाइज़ जो डिस्कशन हुई दोनों जमातों के बड़ों की, डिस्कशन में ये था कि अदरवाइज़ ये होगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब खासतौर पर उन्होंने गिले की है, और गिले शिकवों के बाद वो एक साइड पे हो गए, और फिर अब दोनों बड़ी जमातें आपस में राब्ते में हैं। तो उसमें ये था कि अगर 13 दिसंबर से पहले यही दोहरा मैसेज जाता रहा कारकुनों को कि PDM की पार्टियों में तो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं 3 बड़ी जमातों में, और इस्तीफ़ों के मामले में भी अदरवाइज़ भी, तो फिर इससे जो कारकुन है पोलिटिकली नुकसान होगा। लिहाजा हमें इस बात पे तो ये मैसेज तो देना चाहिए कि जनाब कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, और इस्तीफ़े भी जमा कर लेने चाहिए। तो लिहाजा ये सिर्फ क्या कहना चाहिए फेस सेविंग के लिए ये कहा गया। लेकिन बिलावल की गुफ्तगू दोबारा सुन लें आप,
उन्होंने ये कहा है कि मैंने मरियम सफदर साहिबा से यही बात की है कि देखिए हमें जाना है अपनी पार्टी के पास, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास इस्तीफ़ों के मामले में, तो पार्टी से हमें इजाज़त लेनी है कि हमने क्या करना है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम सिंध असम्बली की भी कुर्बानी दे सकते हैं, तो मुझे अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि वो सिंध असम्बली की कुर्बानी देंगे। उसकी रीज़न आइनी और कानूनी तौर पे बता चुका हूँ मैं कि सेनेट है जी का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो है 5 ऐवान हैं, 4 सूबाई असम्बलियाँ और 1 कौमी असम्बली, ये 5 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। और जो सेनेट के सीटें हैं जी वो हर सूबे का उसमें बराबर नुमाइंदगी है और कुछ मरकज़ यानी कि फेडरल कैपिटल की सीटें हैं, तो हर सूबे का 50% जो है, यानी तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ 11 सीटें ऑलमोस्ट हर सूबे से खाली होनी है सेनेट की, और बाकी खाली होंगी कोई 2-3 सीटें, 2 सीटें फेडरल कैपिटल की। तो इसलिए जो इलेक्टोरल कॉलेज और हर सूबे की सूबाई असम्बली जो है वो अपने सेनेटर्स मुंतखब करके भेजती है, और वफाकी जो इलाका है यानी कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी, फेडरल कैपिटल टेरेटरी जो है उसमें कौमी असम्बली के अरकान जो है वो इंतखाब करते हैं सेनेटर्स का। तो ये 5 इलेक्टोरल कॉलेज हैं और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के पास सिर्फ एक इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म करने का इख्तियार है, और वह सिंध असम्बली। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्री हो जाए और सिंध असम्बली तोड़ दे मार्च के इलेक्शन से पहले सेनेट के इलेक्शन से पहले, तो सिर्फ सूबा सिंध की हद तक सेनेट का इलेक्शन रुक जाएगा। अदरवाइज सेनेट का इलेक्शन नहीं रुक सकता सिंध में भी, इस्तीफों से इलेक्शन नहीं रुकेगा। बाकी तीनों सूबाई असम्बलियाँ इंटैक्ट रहेंगी, कौमी असम्बली इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि कौमी असम्बली तोड़ सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, और बाकी सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार वो है वज़ीर आला के पास, वज़राए आला के पास। और इसलिए ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी समझाई है कि जनाब हम ऐसा ना हो कि वो हम असम्बली तोड़ दें, बाकी 3 असम्बलियाँ हम तोड़वाने की पोजीशन में ना आएँ और कौमी असम्बली भी ना टूटे, तो 4 इलेक्टोरल कॉलेज बरकरार रहें, वहाँ का सेनेट का इलेक्शन हो जाए, और उन चारों इलेक्टोरल कॉलेज में KPK में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, कौमी असम्बली में वहाँ पे मेजॉरिटी है PTI और उसके इत्तेहादियों की, तो वो सारा कुछ समेट के अपनी झोली में डाल दें तमाम अरकान, और सिंध से जहाँ से अपोजिशन को यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीत मिलनी है वो हम ख़त्म कर दें, तो ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। लिहाजा जो अंदर इनकी बातें हुई हैं वो यही है जनाब, बाहर हम मैसेज देंगे कि हम एक हैं और इस्तीफे पार्टी लीडरशिप के पास आ गए हैं और हम जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक्चुअल बात वही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदस्तूर फासले पे है और CEC उसका डिसाइड करेगी। अब आते हैं 13 दिसंबर का फोकस है, आज 11 हो चुकी है, ठीक है जी, और ठीक कुछ यानी कि 48 घंटों के बाद माहौल बनना शुरू हो जाएगा और उस जलसे को इन्होंने हर सूरत में कामयाब करना है।